हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए सारे बच्चे आ जाइए, एक बार थोड़ा सा साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बता दीजिए। नमस्कार। चलिए सर, बता दीजिए। नमस्कार। चलिए सर। चलिए, अब कौन कौन आ गया? महबूब, नरबा, अंकित, विनोद, चलिए रजनी, मिंटू, ठीक है, देवीलाल चौधरी, गुड्डू कुमार, अनमोल, काफ़ी सारे बच्चे आ गए। ठीक है, चलिए भैया, सब बच्चों का नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार। आइए, स्वागत है। मैं देवतीर साहू, द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश पेपर की। तो जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना है और अंग्रेजी सब्जेक्ट की वो तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सीरियल वाइज आप ये वीडियो देखेंगे। जो बच्चे पहली बार आए हैं तो मैं बताऊँगा, ऑलरेडी हमने 4 लेसन्स ऑलरेडी इसके ऊपर बना लिए हैं, तो उनको आप जरूर देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले हम नाउन पढ़ रहे हैं। आज हम नाउन का लास्ट क्लास लेंगे और आने वाले क्लास में फिर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस, क्विजेस वगैरह लेकर आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तारीख आ गया। रोशन है, आशीष है, प्रभात है, विनोद है, एडवोकेट एम के पंडित, शुभम लाहा। चलिए, ठीक। तो हमने अभी तक नाउन द नंबर पढ़ा, नाउन द जेंडर पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नाउन द केस। केस मतलब होता है कारक। ठीक, तो नाउन को हम किन किन तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस का अगर हिंदी में मैं बोलूं बेटा, तो ये होता है कर्ता कारक। मतलब जब वाक्य में कोई भी सेंटेंस में आकाश मिश्रा राम राम लिख रहा है, जय महाकाल बेटा। चलिए आइए, चलिए पढ़ाई में ध्यान देते बेटा। ठीक है, बीच बीच में कोई क्वेश्चन आएगा मैं वो ले लूंगा। ठीक है, बट कोशिश ये करेंगे कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, मतलब नाउन में पढ़ा रहा हूं उससे कोई रिलेटेड डाउट हो मैं बिल्कुल लूंगा। नॉमिनेटिव केस, तो हम अब नाउन को उनके केस के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। टोटल मैं आपको 4 केस बताऊंगा। नॉमिनेटिव केस मतलब होता है कर्ता कारक। जब नाउन जो है किसी वाक्य में कर्ता के रूप में काम करे, है ना, कोई भी काम हो रहा है, कोई वर्ब आ रहा है, उसके लिए वो डूअर या कर्ता की तरह काम करे, तो वो कर्ता कारक नाउन कहलाएगा, द केस। ठीक है, नाउन द केस हम पढ़ रहे हैं। तो एक सेंटेंस देखिए, आपको समझ में आएगा। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर देखिए बेटा, बात हो रही है खेलने की, क्रिकेट खेलने की बात हो रही है। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और राम जो है एक प्रकार का नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन यहां पर खेलने का काम राम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये एक सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात कर्ता के रूप में आया है। तो यहां पर ये जो नाउन है ये नॉमिनेटिव केस में है। तो नॉमिनेटिव केस मतलब जब वाक्य कर्ता के रूप में काम करे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, पूजा विल कुक फूड। तो पूजा विल कुक फूड का मतलब यह हो गया कि पूजा खाना पकाएगी। तो कुक यहां पर वर्ब है। ठीक है, और इस वर्ब पे एक्शन लेने का काम मतलब किसके द्वारा हो रहा है? इस वर्ब को काम करने, मतलब इस वर्ब के ऊपर काम कौन कर रहा है, इसको अंजाम कौन दे रहा है? पूजा के द्वारा। पूजा एक प्रकार की नाउन है क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन पूजा यहां पर कर्ता के रूप में आई है, सब्जेक्ट के रूप में आई है। ठीक है, तो ये जो नाउन है चूंकि सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, इसलिए नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। ठीक है, हितेश सर कल पार्टी कैसी थी? अरे जबरदस्त, तबाही, ताबड़तोड़। एक्ट। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में कौन बताएगा? चलिए जल्दी बताइए। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब
वाक्य में कोई नाउन ऑब्जेक्ट बनकर आए। बहुत बढ़िया सर, अगर कर्ता और नाउन साथ आए तो फर्क कैसे हो? सर अगर कर्ता और नाउन साथ आए तो फर्क कैसे, सब पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भी आ रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। चलो रवि सिंह, विनोद सिंह ने कहा है कि जब वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, ऑब्जेक्ट कोई काम, ऑब्जेक्ट कहां से कब से काम करने लग गया ऑब्जेक्ट? यहां ऑब्जेक्ट कभी काम नहीं करता बेटा, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस, जब वाक्य में कोई नाउन ऑब्जेक्ट बनकर आए, ऑब्जेक्ट मतलब वो होता है वह नाउन या प्रोनाउन जिसके ऊपर कर्ता कोई कार्य करे। अब जैसे एक सेंटेंस है, ही इज टीचिंग मोहन, एक एग्जाम्पल देखिए, वह मोहन को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो पढ़ाने का काम हो रहा है, तो टीचिंग हो गया वर्ब, कौन पढ़ा रहा है? वह हो गया सब्जेक्ट। किसको पढ़ाया जा रहा है? काम किसके ऊपर हो रहा है? मोहन के ऊपर हो रहा है। तो चूंकि मोहन के ऊपर हो रहा है या मोहन के लिए हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। और ध्यान से देखिए, मोहन एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए नाउन भी हो गया। तो ये जो नाउन है वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में है ये, ठीक है। एक और देख लीजिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो जाने का काम हो रहा है किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कहां जाया जा रहा है? दिल्ली। तो दिल्ली आपका हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि किसी भी स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है, तो दिल्ली एक स्थान का नाम है, इसलिए नाउन हो गया। तो ये जो नाउन है ऑब्जेक्ट बनकर आ गया, इसलिए इस नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है ये, ठीक। समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए तीसरा केस देखते हैं बेटा। पोसेसिव केस, स्वामित्व या संबंध कारक, ठीक है। तो पॉसेसिव केस या स्वामित्व या संबंध केस की अगर अपन बात करें, कारक की बात करें, जैसे कि आप एक देखिए, आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा कि हम नाउन को पॉसेसिव केस में कैसे यूज कर सकते हैं। राम्स कार इज वेरी कॉस्टली। तो अगर ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर है राम्स कार, तो राम्स कार का मतलब हो गया राम का कार। तो पॉसेसिव का मतलब होता है संबंध या स्वामित्व। तो राम का कार मतलब हम कार के मालिक राम के बारे में बताना चाहते हैं, कार का स्वामित्व राम के पास है। तो इस अपोस्ट ऑफ एस के माध्यम से आपने इसका पोजीशन बताया, अधिकार बताया, स्वामित्व बताया, संबंध बताया, ठीक है। एस के गुड लक, माई, आर, हिज, हर, इट, देयर आर पॉसेसिव केस। ये सब पॉसेसिव केस है बेटा, लेकिन ये प्रोनाउन का है। अभी प्रोनाउन के पत्ते मैंने खोला नहीं है, ठीक है। तो राम्स कार, राम का कार, ठीक। तो ये जो नाउन है यहां पर अपोस्ट ऑफ एस लगा है, तो ये एक्चुअल में पॉसेसिव केस है। ठीक उसी तरह से अपन बोल सकते हैं वी आर टॉकिंग टू पूजा's सन। तो वी आर टॉकिंग टू पूजा's सन, हम पूजा के बेटे के साथ बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो पूजा जो है एक प्रकार की नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है और साथ में अपोस्ट ऑफ एस लगा है, तो ये पॉसेसिव केस में है, ठीक है।
तो हमने अभी तक 3 केस देख लिया, नॉमिनेटिव देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया, पोसेसिव देख लिया बेटा, ठीक है। चौथा हम देखते हैं लास्ट, कॉम्प्लीमेंट केस, पूरक कारक। याद रखना बेटा, कॉम्प्लीमेंट का 2 स्पेलिंग होता है, एक कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा तारीफ, मेरे को मेरे टीचर के द्वारा कॉम्प्लीमेंट मिला, तारीफ मिला, प्रशंसा मिला। और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट केस तो पूरक, तो जब नाउन जो है पूरक का काम करे, किसका, कहीं ना कहीं वर्ब का या सब्जेक्ट का, ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट केस कहलाता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, राम बिकेम, तो राम बना, समझना, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, जो पूर्ण करे, किसको, वर्ब को, जो भी वर्ब हो रहा है उसको पूर्ण करने का प्रयास करे। जैसे राम बना, तो क्या बना भाई, थोड़ा अधूरा टाइप से नहीं लग रहा, राम बना, तो राम बिकेम, क्या बना, सोल्जर। तो ये जो सोल्जर है कहीं ना कहीं बिकेम को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, इसको पूर्ण कर रहा है। अगर मैं राम बिकेम बस छोड़ दूं तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं राम बिकेम अ सोल्जर, राम एक सोल्जर बना, तो कहीं ना कहीं ये जो सोल्जर शब्द है ये बिकेम को पूर्ण कर रहा है, इसके पूरक की तरह काम कर रहा है। और आपको पता है कि सोल्जर जो है एक प्रकार का नाउन है, तो ये जो नाउन है ये पूरक के तरह से काम कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट केस का है ये, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आएगा। माय फादर वॉज, अब मैं अगर ऐसा लिख देता हूं माय फादर वॉज, तो मेरे फादर थे, अरे क्या थे, तो माय फादर वॉज अनहैप्पी। तो अगर मैं बोलता हूं माय फादर वॉज अनहैप्पी, मेरे पिता नाखुश थे, तो कहीं ना कहीं ये अनहैप्पी जो है वॉज को पूर्ण कर रहा है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट केस होगा। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अनमोल भरनो, इट इज वेरी हार्ड, अगर बेटा ये हार्ड लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे भी हार्ड आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी इजी चीजें मैं बता रहा हूं। और कॉम्पिटिटिव, या तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में 2-4 नहीं हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो भैया ये कुछ भी नहीं है, ये पत्ते ही नहीं खुले हैं अभी तक। महाभारती सर आप 8:15, कल तो मैं बता दिया था बेटा, कल 8:15 बजे क्लास नहीं लूंगा मैं। कविता पारिक आई एम मॉर्निंग बोली क्लास, कविता प्रतीक आई एम मॉर्निंग वाली क्लास में रेगुलर लेती हूँ, बट 8:15 बजे वाली क्लास में बहुत लेट हूँ, क्या करूँ आप बताओ। अब तुम जानो भैया, तुम लेट हो रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ। 8:15 बजे हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ना है तो आइए बेटा, अब आप लेट हो रहे हो, आई कांट डू एनीथिंग। 1 फरवरी से मैं 8:15 बजे क्लास ले रहा हूँ, और लेट होने की कौन सी बात है भैया, लॉकडाउन चल रहा है, मनरेगा ज्वाइन किए हो क्या। चलिए लास्ट हम देखते हैं, पोसेसिव केस ऑफ नाउन। पोसेसिव केस ऑफ नाउन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ 7-8 रूल्स है, ये मैं बताने जा रहा हूं। पॉसेसिव केस मतलब होता है स्वामित्व, अधिकार, मालिकाना। तो पॉसेसिव केस ऑफ स्वामित्व, पॉसेसिव केस ऑफ नाउन को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉसेसिव का मतलब होता है बेटा स्वामित्व, अधिकार या मालिकाना, ठीक। 3 तरीके से हम पोसेशन बता सकते हैं, 3 तरीके से हम बताते हैं।
ठीक है, समझना इसको। 3 तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। तो पहला तो होता है बेटा अपोस्ट्रॉफी लगाकर, अपोस्ट्रॉफी ऐसा बिंदी लगा देते हैं, अपोस्ट्रॉफी से हम लगा के बता सकते हैं। दूसरा अपोस्ट्रॉफी ऑफ एस, और तीसरा ऑफ के माध्यम से। तो देखिए पहला है अपोस्ट्रॉफी, दूसरा है अपोस्ट्रॉफी एस, और तीसरा है ऑफ के माध्यम से हम पोजीशन बता सकते हैं, स्वामित्व, अधिकार या मालिकाना का हम बता सकते हैं। ठीक है, जगपत नाथ। ठीक है बेटा, सब में अभी रिफ्लेक्सिव अभी आया नहीं है, सब मैं पढ़ा दूंगा। ये देखो, ये शुभम आर्य ने बहुत अच्छा बोला है, सर स्पोकन के अलग से चैनल बना दे। सर मैं सुबह आपकी क्लास देखता हूं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, धर्मेश सर भी अच्छा पढ़ाते हैं भाई, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए तो पोजीशन, चलिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए, मैसेज ना खेलिए, एकदम कोई सीरियसली डाउट हो तो जरूर पूछिए बेटा। तो स्वामित्व, अधिकार या मालिकाना हक बताने के लिए हमारे पास 3 तरीका है, अपोस्ट्रॉफी, दूसरा अपोस्ट्रॉफी एस, और तीसरा है ऑफ। कैसे? तो पहले हम पढ़ते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब होता है का। अगर मैं बोलता हूं राम का, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, राम्स। मैं बोलता हूं राम का पेन, तो राम्स पेन। ठीक है, राम का भाई, तो राम्स ब्रदर। तो अपोस्ट ऑफ एस मतलब होता है बेटा ऐसा एक ऐसा साइन और साथ में एस, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी एस। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस। और इसका एक्चुअल में अर्थ निकलता है का। तो राम का अपोस्ट्रॉफ एस, राम्स, लाइक दैट, राम का पेन, तो राम्स पेन। तो ये अपोस्ट्रॉफी एस के साथ हमने पेन के साथ इसका मालिकाना हक बता दिया, संबंध बता दिया। तो ये पहला तरीका है जिसमें हम अपोस्ट्रॉफ एस लगाते हैं, याद रहेगा। ठीक, अब दूसरा है केवल अपोस्ट्रॉफ, जिसमें हम एस का प्रयोग नहीं करते। तो यदि कोई नाउन पहले से प्लूरल है या उसके अंत में एस आ रहा है, तो केवल का प्रयोग करके प्लूरल बनाएंगे। बात समझ में आया? तो मैंने क्या कहा था अभी, अपोस्ट्रोफ एस लगा के हम पोसेसिव केस अब बताते हैं बेटा। ठीक है, जैसे राम्स, राम्स पेन, राम्स ब्रदर, तो राम में हमने अपोस्ट्रोफ एस लगा के संबंध बता दिया। अब मान लो कोई एक ऐसा नाउन है जो पहले से ही प्लूरल है, पहले से प्लूरल है मतलब उसके साथ एस लगा हुआ है, यह एक ऐसा शब्द है जिसके साथ एस शब्द आता है लास्ट में, तो अपोस्ट्रोफी एस न लगा के खाली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे मैं बोलता हूं लड़कियों का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। अब लड़कियों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गर्ल्स। अब गर्ल्स मैं बोलता हूं भाई, जैसे कि मैं बोलता हूं राज का हॉस्टल, तो आप कैसे बोलोगे उसको? राज हॉस्टल, ऐसी बोलोगे, राज हॉस्टल्स, राज हॉस्टल। अब लड़कियों का हॉस्टल, तो लड़कियों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गर्ल्स। अब
का के लिए आपको अपोस्ट्रोफ एस लगाना है तो आप क्या करोगे, ऐसा। तो गर्ल्स, ये अजीब हो जाएगा, इसका उच्चारण आप कर ही नहीं सकते हैं बेटा, यह असंभव है। जगपत नाथ बेटा कितने बार बोल रहे हो, कितना परेशान हो गए हो, रिफ्लेक्सिव भी पढ़ा दो, कल से वही मैसेज कर रहे हो, ब्लॉक कर दूंगा मैं बोलिए ना, आपको ले लिया हूं क्वेश्चन, प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें ध्यान दो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब प्रोनाउन आएगा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आ रहा बेटा मां भारती, ठीक है, सब पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ ठीक है सानवी, ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल कहा जाता है। ठीक है चलो, तो लड़कियों का हॉस्टल, तो गर्ल्स, तो लड़कियां जो है ये आपके प्लूरल है पहले से, तो इसके लिए अपोस्ट्रोफ एस न लगा के खाली अपोस्ट्रोफ लगाते हैं और ये प्लूरल वो बन जाएगा, पोसेसिव केस बन जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स अपोस्ट्रोफ हॉस्टल, इस तरह से हम जो है आपका पोसेसिव केस बनाएंगे। तीसरा देखते हैं ऑफ लगा के। अब मैं बोलता हूं कार का रंग लाल है, कार का रंग लाल है। अब क्या बोलेंगे, कार्स कलर इज रेड, इस तरह से बोलेंगे क्या। तो कार्स कलर इज रेड गलत है बेटा, कभी भी निर्जीव वस्तुओं पर इस तरह से हम अपोस्ट्रोफ एस कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह से बात आती है जहां पर हम अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं तो हम ऑफ का प्रयोग करते हुए बता देंगे। तो कार का रंग, तो कार के रंग को हम बोलेंगे द कलर ऑफ कार। तो कार का रंग, रंग कार का, कलर ऑफ कार इज रेड। और याद रखना द भी लगाना पड़ेगा, जब भी नाउन ऑफ नाउन बनता है, नाउन या प्रेपोजिशन नाउन बनता है तो हमको द आर्टिकल यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सर एक दिन प्लीज बुक, बिल्कुल मंडे को क्वेश्चन करवाऊंगा, बुक का क्वेश्चन कराऊंगा बेटा सारा, जो जो एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारा सॉल्व करवाने जा रहा हूं मैं, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे उसी तरह से कैट्स नेम इज चिंकी, अगर इस तरह से भी है तो हम इसको आगे पीछे करके बना सकते हैं, द नेम ऑफ कैट इज चिंकी। या उसी तरह से मैं बोलता हूं राम्स ब्रदर इज ऑनेस्ट, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ब्रदर ऑफ राम इज ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है चीजें। चलो अब मैं थोड़ा सा कुछ रूल्स पढ़ा देता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपोस्ट्रोफ एस से संबंधित नियम, अपोस्ट्रोफ एस से संबंधित नियम, पहला इसका प्रयोग मानव जाति के लिए होगा, ठीक है। तो मानव जाति से संबंधित हो, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है राम्स
ठीक है, डॉक्टर्स, फ्रेंड्स, मेंस, ठीक है, etc। दूसरा, उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाया जा सकता है। उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ भी अपोस्ट्रोफ एस लगाया जा सकता है। जैसे कि दी अर्थ सरफेस। तो कायदे से देखिए बेटा कि अपोस्ट्रोफ एस जो है ना, निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए तो प्रयोग में लाया नहीं जाता, ये केवल और केवल मानव जाति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन अगर उत्कृष्ट वस्तुओं की बात करें तो वहां पे भी हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दी अर्थ सरफेस, द सन्स रे। तो इस तरह से भी यहां पर हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज जीवित के लिए रहता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं किया जाता है, जानवरों के लिए भी अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन नॉन लिविंग में भी कुछ कुछ जगह पर जो यूज हो सकता है वो मैं नोट करवा रहा हूं। उत्कृष्ट वस्तुओं में जैसे कि अर्थ, सन, ये सब के लिए आप प्रयोग में लाएंगे। अभी और भी आएगा जो जो मैं बता रहा हूं आपको। तीसरा देखेंगे, स्थान बताने के लिए भी कुछ कुछ परिस्थितियों में अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि रेजर्स एज। तो रेजर का जो किनारा होता है उसके लिए भी आप अपोस्ट्रोफ एस इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हो। नीडल्स पॉइंट, इस तरह से भी आप कर पाएंगे। ठीक है, सर ज्यादा हिंदी यूज करने की वजह से ठीक है। चुनचुन सिंह, शुभम पाटीदार, द लगेगा बेटा, ठीक है, द लगा लेना बिफोर ब्रदर। ठीक, चलिए आइए फोर्थ देखते हैं। किसी कंपाउंड नाउन के आखिरी नाउन में, जैसे कि हिज सन इन लॉस कार। तो ये देखिए बेटा, ये कंपाउंड नाउन है। सन और लॉ को मिलकर हमने दो नाउन को पकड़कर, ठीक है, एक नया नाउन बनाया। तो आखिरी वाले में अपोस्ट्रोफ एस लगेगा। तो मैं अपोस्ट्रोफ एस के सारे रूल्स बता रहा हूं जो भी 8-10 हैं। तो सन इन लॉ, तो लॉ के लास्ट में आपका अपोस्ट्रोफ एस लगा के हम पोसेशन केस बनाएंगे, पोसेसिव केस बनाएंगे, याद रहेगा। तो हिज सन इन लॉस, तो सन्स यहां पर अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाना है, लास्ट में लगेगा। ठीक है, everyone, someone, somebody, everybody में भी अपोस्ट्रोफ एस लगाया जाता है। He is someone's ब्रदर, वह किसी का भाई है। तो ही इज समवंस ब्रदर। तो एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी में भी अपोस्ट्रोफ एस लगाया जा सकता है। दो लगातार
अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा। समझना बेटा, दो लगातार अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होगा, जैसे कि राम्स ब्रदर्स करियर। इजी देखिए, राम्स ब्रदर्स करियर, राम के भाई का करियर। तो यहां पर देखिए राम्स और ब्रदर्स दो दो अपोस्ट्रोफ एक साथ आ गए, इस तरह से प्रयोग नहीं करना है। तो आप कैसे बोलेंगे? द करियर ऑफ राम्स ब्रदर। क्लियर है यहां तक? सॉरी। संतोष कुमार, नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कीजिए 9755530555, बराबर मेरे स्टाफ उठाएंगे, आप उनसे बात कीजिए। ये देखो, ये कहां कहां से क्या क्या सवाल पूछते हैं। अनिरुद्ध स्वरकार, सर सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्लास लो। किस्मत अच्छे तुम लोग मेरे ऑफलाइन क्लास में नहीं हो, नहीं तो सुता जाते। अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मैं पढ़ा रहा हूं, अब ये बोलता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्लास लो। बेटा सुबह 9 बजे की क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है प्योर, ठीक है। 8:15 बजे स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, ठीक। और जिनको, और ये जगपत ना बहुत फड़फड़ा रहा है, ठीक है बेटा, जगपत तुम अब ब्लॉक होने वाले हो थोड़ी देर में। ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुका है कि पीडीएफ जो है टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा, आपकी मदद हो गई है, फिर वही वही सवाल आप पूछ रहे हो बेटा, ठीक है। हाँ मतलब ऐसा है कि खाली पीली पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं, बस मैसेज टाइप कर रहे हैं। अभी पूछ दूंगा मैं, बता नहीं पाओगे। चलो बताओ तो जरा, अभी कितने केसेस मैंने बताए थे? 4 केस बताया था, याद है कि भूल गए? चलो ठीक है, याद ही होगा, इंटेलिजेंट बच्चे हो। वजन बताने के लिए भी अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि टन्स वेट, ठीक है, टन्स वेट या ग्राम्स वेट। तो इस तरह से भी बेटा आप लोग जो है अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग वेट बताने के लिए कर सकते हो। लास्ट एक और बताता हूं मैं, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं राम्स, तो अपोस्ट्रोफ एस लगाता हूं, तो बेटा इसका 3 अर्थ निकलता है। पहला, राम का। दूसरा, राम इज। और तीसरा, राम हैज। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देना, ये अपोस्ट्रोफ एस केवल इस तरह से ही पॉसेसिव केस के लिए नहीं होता है, इस तरह से भी होता है, जैसे कि राम्स नेम इज, ओहो, राम्स नेम्स कैसे होगा भाई? राम्स ब्रदर इज इल। तो राम का भाई बीमार है, तो राम का अर्थ निकालने के लिए अपोस्ट्रोफ एस लगाया। अब दूसरा केस जिसमें राम्स ऑनेस्ट बॉय, तो राम्स ऑनेस्ट बॉय इसका मतलब हुआ राम इज ऑनेस्ट बॉय। तो ये जो अपोस्ट्रोफ एस है, ये एक्चुअली अपोस्ट्रोफ एस नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो राम इज और राम हैज का कॉन्ट्रैक्शन राम्स होगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, संकुचन।
तो राम इज को राम्स बोल सकते हो संकुचित करके, राम हैज को भी संकुचित करके राम्स बोला जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में अपोस्ट्रोफ एस स्वामित्व वाला नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। राम्स अकार, तो राम्स अकार का एक्चुअली मतलब है राम हैज अ कार। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की भी पूरी क्लास में लूंगा बेटा। ठीक, चलिए, तो ये 36 मिनट का मैंने क्लास ले लिया, ऑलमोस्ट नाउन मैंने सारा पढ़ा दिया। मंडे को मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा काफी सारे जो आपके एसएससी में पूछे गए थे, वो अपन बनाएंगे। बट मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं उसको आप एक बार देख लीजिए या पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ शड़बड़ होगा। और प्लीज अगर सही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कर लो भाई। ठीक, चलिए वोकैबुलरी याद करते हैं। एक मिनट, पहला शब्द है रूमिनेट। तो रूमिनेट का मतलब होता है विचार करना या चिंतन करना, दैट्स कॉल्ड रूमिनेट। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म या ब्रूड बोल सकते हो। द मीटिंग वॉज कॉल्ड टू रूमिनेट ऑफ कैलामिटी, बैठक आपदा का चिंतन करने के लिए बुलाई गई थी। तो रूमिनेट मतलब होता है चिंतन करना। सिनोनिम देखेंगे तो ब्रेनस्टॉर्म हो सकता है, ब्रूड हो सकता है। इग्नोर और निग्लेक्ट ये इसके एंटीनिम होगा। तो जब आप चिंतन कर रहे हो तो इग्नोर कर रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो, इसके एंटीनिम होगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो विचार करना चिंतन करना एक बार बोलकर देखिए। रूमिनेट, रूमिनेट यानी विचार करना चिंतन करना। रिसेंट, कोई नियम को रद्द कर देना या समाप्त कर देना, कायदे कानून को, दैट्स कॉल्ड रिसेंट। अबोलिश आप बोल सकते हो, अब्रोगेट बोल सकते हो, रिवोक बोल सकते हो। बड़ा अच्छा शब्द है अबोलिश, अब्रोगेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, रद्द कर देना, खत्म कर देना, रिवोक भी बोल सकते हो। इस्टैब्लिश या इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मतलब स्थापित करना भी होता है बेटा। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट विल रिसेंट ऑल ओल्ड लॉज, नई सरकार सभी पुराने कानूनों को रद्द करेगी। रिसेंट ये अच्छा शब्द है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस रहता है। चलिए, हाँ, अबेंडन भी बोल सकते हो। ठीक है, विनोद सिंह बहुत बढ़िया बेटा। रिसेंट यानी रद्द करना, समाप्त करना। टिमिड, टिमिड यानी होता है कायर या डरपोक। ठीक है, टिमिड। कावर्ड आप बोल सकते हो बेटा, कावर्ड। एम्बिवेलेंट, बैशफुल, डेमर, ये सब आपके टिमिड हो गए। ही इज वेरी टिमिड पर्सन, वह बहुत डरपोक आदमी है। जैसे जीआईएफ फाइल में मेरे सर के ऊपर भी देख रहे हैं आप लोग किस तरह से डर रहा है ये। एबल और बोल्ड, या आप स्ट्रांग भी बोल सकते हो। ठीक, ऑफन अक्सर बहुधा बार बार, अक्सर बहुधा बार बार, अगेन एंड अगेन। जनरली मच, ठीक है। फ्रिक्वेंटली नहीं, फ्रिक्वेंटली इसके साथ आएगा रेयरली, ये सिनोनिम है। ये रेयरली होगा आपका एंटोनिम, कभी कभार। तो राम ऑफन गोज टू हिज विलेज, राम अक्सर अपने गांव जाता है। ठीक है, तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर, बहुधा, बार बार। अवॉइड, टालना, किसी चीज को आप टालते हो वो अवॉइड कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए जीआईएफ फाइल में बड़े आसानी से उसने टाल दिया, अवॉइड कर दिया उसको। ठीक है, तो टालना यानी अवॉइड। अवॉइड आप बोल सकते हो, बाईपास बोल सकते हो। फेस, फेस करना, टालने के बजाय फेस कर रहे हो, या मीट, मुलाकात कर रहे हो, तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड डेंजर, खतरे को टालने की कोशिश करें। ठीक है, रिफ्यूट, खंडन करना, झूठा या असत्य ठहराना। रिफ्यूट मना करना भी होता है बेटा। तो कॉन्ट्राडिक्ट या काउंटर आपके सिनोनिम हो जाएंगे। सपोर्ट या कॉन्कर आपके एंटोनिम्स होंगे।
ठीक है विशाल लद्दा, इग्नोर भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। ही एंग्रीली रिफ्यूटेड टू टेक मनी, वह गुस्से में पैसे लेने की बात खंडन किया, तो वह खंडन कर रहा है, मना कर रहा है। रोशन कुमार, मैं संडे क्लास नहीं लेता हूं बेटा। वंदना कुशवाहा, इसको इंटरनेट, उसको आप जी उसमें सर्च कर लो बेटा गूगल से, क्या पूछ रहे हो भगवान जाने। तो रिफ्लेक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, काउंटर, सपोर्ट या कॉन्कर आपके एंटेनिम्स हो जाएंगे। डेलिकेट, जो बड़ा कोमल या संवेदनशील है या नाजुक है वो डेलिकेट कहलाता है। डिलाइटफुल बोल सकते हो, एलिगेंट, ये सब 60% सिनोनिम है भैया। फर्म और हार्ड ये भी 70% एंटीनेम है। तो डिलाइटफुल, एलिगेंट और फर्म और हार्ड आपके एंटीनेम्स हो गए। आई वॉन्ट टू डिस्कस ऑन अ डेलिकेट मैटर विथ यू, मैं आपसे एक संवेदनशील मामले में चर्चा करना चाहता हूं। ठीक है, डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हो आप। माई पंचाल, ठीक है बेटा। कोर, किसी वस्तु का केंद्रीय भाग, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, कोर बोलते हैं। सिलेंडर, स्लेंडर, दुबला पतला, छरहरा। छरहरा यानी छरहरा, दुबला पतला, स्लेंडर, स्लेंडर यानी दुबला पतला, छरहरा। ठीक है, डेलिकेट आप बोल सकते हो, वही संवेदनशील, फ्रजाइल, टूटने वाला, ये सब 60% सिनोनिम है बेटा। बिग या चबी, चबी मतलब चर्बी वाला, मोटा। ही इज अ स्लेंडर एंड टिमिड बॉय, वह एक पतला और डरपोक लड़का है। तो स्लेंडर मतलब दुबला पतला, छरहरा। ठीक है। मैसिव, बहुत भारी या बड़ा, मैसिव अक्सर क्रिकेट में देखने को मिलता है बेटा ये। तो बहुत भारी या बड़ा को हम मैसिव बोलते हैं। कलोसल बोल सकते हो, इनॉर्मस बोल सकते हो। ठीक है, मैमथ, मैमथ बोल सकते हो, जायगांटिक बोल सकते हो आप, ह्यूज बोल सकते हो, कोलोसल, इनॉर्मस। ठीक है, कॉमन साधारण है, ड्वार्फ मतलब बौना, टाइनी भी बोल सकते हो, छोटा। अ मैसिव बिल्डिंग वाज ब्रोकन बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा एक बड़ी बिल्डिंग तोड़ी गई। ठीक है, मैसिव क्रिकेट में अक्सर बोलते हैं मैसिव 6। ठीक है, तो मैसिव यानी बहुत भारी या बड़ा, बहुत भारी या बड़ा, मैसिव। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुके तो पता ही यार, गुलदस्ता को बुके बोलते हैं। बस इसकी स्पेलिंग याद रखना, 90% लोग इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं बुके का, BOUQUET, बुके, बुके यानी गुलदस्ता। रिश्वत या घूस को ब्राइब कहा जाता है, मीनिंग पता होना चाहिए, BRIBE। ठीक है, तो रिश्वत या घूस, ब्राइब। ब्राइब इज द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, रिश्वत भारत में एक बड़ी समस्या है। तो ब्राइब यानी रिश्वत या घूस। जायंट भी बोल सकते हैं। ठीक है सुनील। अपरूट मतलब होता है जड़ सहित उखाड़ना। तो पिक में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रहा है ट्रैक्टर वाले भैया। तो जड़ सहित उखाड़ना, अप्रूव्ड। एनिहिलेट बोल सकते हो, डिमोलिश बोल सकते हो। बिल्ड या क्रिएट एंटेनिम होंगे इसके। डॉक्टर्स वांट टू अप्रूव द डिसीज, डॉक्टर बीमारी को जड़ सहित उखाड़ना चाहते हैं। अपरूट, रूट यानी होता है जड़, तो अप रूट, तो रूट को ही अप कर दे रहे हो, हटा दे रहे हो। तो जड़ सहित उखाड़ना, अपरूट। पिक के माध्यम से इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इंटेंसिफाई, तीव्र कर देना, एग्रावेट कर देना, बूस्ट कर देना। तो किसी चीज को और इंटेंसिफाई कर देना मतलब आप तीव्र कर दे रहे हो और बढ़ा दे रहे हो। वायलेंस इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान हिंसा तीव्र हो गई, एग्रावेट हो गया। बूस्ट मतलब और बढ़ा देना। तो तीव्र करना, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई तीव्र करना। किसी दिशा में चलना टेंड कहलाता है। ग्रेविएट बोल सकते हो, इन्फ्लुएंस बोल सकते हो। ठीक है, आई वॉन्ट व्हेन आई एम टायर्ड आई टेंड टू मेक मिस्टेक्स, जब मैं थक जाता हूं मैं गलतियां करने लगता हूं, मतलब मैं गलती की दिशा में बढ़ने लगता हूं। तो टेंड मतलब होता है किसी दिशा में चलना।
तो होप सो यहाँ तक क्लास आपको पसंद आया होगा। लाइक का बटन जरूर दबा दें, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है, टेलीग्राम का एक हमारा चैनल बना हुआ है, वहां से आप फ्री में पीडीएफ मटेरियल आप डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा दूसरा या तीसरा लाइन पे फ्री पीडीएफ मटेरियल करके, तो वहां पे आप चले जाएं, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए, ठीक है। और अगर आप अच्छे से और पढ़ना चाहते हैं बेटा, अगर सीरियसली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, आप चाहे तो अनअकैडमी में भी आ सकते हैं। अनअकैडमी में भी मैं वहां पे सीनियर एजुकेटर हूं, तो वहां पर भी आप आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। केवल इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, आपको मैथ्स, जीके और रीजनिंग भी चाहिए, तो वहां पे सारे एजुकेटर मिल जाएंगे। साल भर का वहां पे फीस है मात्र 5400, साल भर का फीस है। और 200 एजुकेटर पढ़ाएंगे, जिसमें से मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। कोई भी चीज इससे संबंधित अगर आपको जानकारी नहीं चाहिए, 9755530555 पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। 9755530555, ठीक। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल क्लास नहीं होगा। परसों आप सारा मटेरियल पढ़ के आइएगा, क्योंकि हम काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।